तो चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर यहाँ पे लेके आए हैं। वो चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन, परंतु मोशन इन प्लेन से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर। ऑफिशियली वेक्टर इज द पार्ट ऑफ मोशन ऑफ प्लेन, परंतु वेक्टर का मतलब होता है पूरी फिजिक्स। बैकबोन ऑफ फिजिक्स है बच्चों। जितनी इंपॉर्टेंस इसकी 11th क्लास में है उतनी ही इंपॉर्टेंस इसकी 12th क्लास में है। वेक्टर समझने का मतलब होता है कि फिजिक्स के बारे में हमें 30% इंफॉर्मेशन तो मिल गई हैं, बाकी हम 70% फिजिक्स इन 30% से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। परंतु उससे पहले, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हमने कहा था कि हम कोई शॉर्टकट नहीं होंगे, कोई वन शॉट वीडियो नहीं होगा, हम यहाँ पे पूरा डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की, मतलब ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो जिनका भी मेजरमेंट हो सकता है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया गया है इन 4 पार्ट में: प्योर रेशो, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स। ऑफिशियली हम केवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इनसे, बाकी पूरा डिटेल इस चैप्टर में होने वाला है, इस लेक्चर में होने वाला है वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब प्योर रेशो। प्योर रेशो मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, बस। यहाँ पे क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, बस। इसके अलावा इसके पास यूनिट भी नहीं होती है और इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। प्योर रेशो का मतलब होता है कि रेशो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों ही एंगल हैं तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर हम यदि स्ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दोनों ही डायमेंशन होते हैं तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए स्ट्रेन इज ए प्योर रेशो। मतलब बच्चों, प्योर रेशो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, वो प्योर रेशो होता है। और प्योर रेशो से हमारा बहुत वास्ता पड़ता है फिजिक्स में, इसलिए हम केवल इंट्रोड्यूस हो गए हैं। चलिए, प्योर रेशो के बाद स्केलर की बात करते हैं। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी होती है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट भी होंगी, परंतु इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नो एनी डायरेक्शन, मतलब हम कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर। हम यहीं पे बात वेक्टर की भी कर लें और वेक्टर की बात करके फिर इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करके फिर पूरे टाइम वेक्टर और वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में 3 चीजें होती हैं। वेक्टर में जो पहली चीज होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड नंबर जो होता है वो यूनिट तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा। और थर्ड नंबर होता है डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन हमारे पास फिजिक्स में केवल 2 डायरेक्शन होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ऑफिशियली डायरेक्शन का जो मतलब होता है वो मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। मैं एक आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैं आपसे बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है, तो आप नहीं पूछोगे कि ये दिल्ली कहाँ है, क्या है, कुछ भी। हमें किसी स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने दिल्ली बता दिया, आपको डिस्टेंस सब पता है। दिल्ली इज ए स्केलर क्वांटिटी। पर मैं आपको बोलता हूं कि आपको रामनगर जाना है, तो फिर आप पूछोगे कि सर रामनगर कहाँ है, कैसा है, क्या है। जब मैं बताऊंगा कि रामनगर बिहार में एक छोटा सा कस्बा है, तो फिर आपको समझ में आएगा। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देना होता है, तब हम उन्हें समझ पाते हैं। तो वो सब वेक्टर होती है। मतलब वेक्टर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, हमें उन्हें स्पेसिफाई करना होता है, हमें बताना होता है कि ऑफिशियली वो
किस डायरेक्शन में है, कैसी है, क्या है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक सेकंड में बोलेंगे कि सर हमारे पीएम हैं, हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा उनके बारे में, परंतु मैं आपसे बोलूँगा कि राम प्रसाद, तो आप बोलोगे सर ये राम प्रसाद कौन है, तो उसे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा कि यार राम प्रसाद वो हैं जो ये करते हैं या वो करते हैं, वो स्पेसिफिकेशन है, वो डायरेक्शन है। तो सुनिए, आप इसके एग्जाम्पल की बात करिए। यदि हमारे पास फोर्स है, फोर्स, तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, चेंज आर ट्राई टू चेंज शेप साइज और पोजीशन ऑफ द बॉडी। यार चेंज करता है या नहीं भी करता है, तो हमें पता तो लगना चाहिए कि फोर्स कहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है, इसका आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब हम एक दीवार को धक्का रहे हैं, हम एक दीवार को धक्का रहे हैं, तो क्या वो धक रही है? नहीं, वो तो पुश हो ही नहीं रही है, और पुश नहीं हो रही तो आउटपुट नहीं मिला। तो बताना पड़ेगा ना कि हमने फोर्स अप्लाई किया परंतु हमें आउटपुट नहीं मिला। परंतु यदि मान लो हमने एक बुक को पुश किया, वो बुक तो आगे हो गई, तो अब डिफरेंस आ गया। एक में हमने फोर्स अप्लाई किया था, उतना ही कुछ नहीं हुआ था, दूसरे में अप्लाई किया तो कुछ हुआ। तो हमें फोर्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस फोर्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये वाला फोर्स इस पे लग रहा था बाल पे, तो उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। तो ये सब बातें हमें बतानी होती हैं बच्चों। तो फाइनली यहाँ पे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। परंतु यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क का कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। आप दीवार तोड़ो तो वर्क कर रहे हो, आप दीवार जोड़ो तो वर्क कर रहे हो, आप सामान जमा रहे हो तो वर्क कर रहे हो, आप सामान फैला रहे हो तो वर्क कर रहे हो। तो जनरली वर्क का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। वर्क मतलब वर्क होता है, यानी वर्क का मतलब होता है एनर्जी का यूज हो रहा है। तो एनर्जी भी तो स्केलर ही हो गई ना, एनर्जी भी एनर्जी होती है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती नहीं है। एनर्जी से ही आप सब समझ जाते हो। फोर्स की बात की यहाँ पे, फोर्स के बाद कोई सा भी फील्ड हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, एनी काइंड ऑफ फील्ड, किसी भी तरह का फील्ड हो, उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। हमें बताना पड़ेगा कि हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में वो फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। तो बच्चों जो भी फील्ड होंगे वो सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। बताए यहाँ पे यदि हम बात करें तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, परंतु डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, परंतु यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा ऐसे हो जाएगा, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर के बाद करंट की यदि हम बात करते हैं, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो है एरिया। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट बात है, इंट्रोडक्शन के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है। हम टेंसर की बात अभी करेंगे, टेंसर की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहां पे जो बात कर रहे हैं वो इसी की बात कर रहे हैं। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया का मतलब तो लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी ना, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। याद रखिए बच्चों, एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ होती है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेट है, ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स कभी नहीं होती है। आप नीचे ऑब्जर्वेशन करें तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगी। कहाँ हो आप ऊपर हो तो परपेंडिकुलर अपवर्ड, आप नीचे हो तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। मतलब सरफेस से बाहर निकलना है। एरिया के डायरेक्शन के लिए कहाँ निकलना पड़ेगा? एरिया के डायरेक्शन के लिए आपको सरफेस से बाहर निकलना पड़ेगा, सरफेस के अंदर आप नहीं जा सकते। मान लो हमारे पास एक डायरी है, ये एक डायरी है, डायरी को देखिए आप जरा, ये सरफेस एरिया है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। नीचे वाला जो सरफेस एरिया उसकी डायरेक्शन यहाँ नीचे होने वाली है। इधर जो सरफेस एरिया इसकी डायरेक्शन ये होगी, परंतु ये जो सरफेस एरिया इसकी डायरेक्शन ये होगी हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। हमेशा डायरेक्शन कहाँ होती है? बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। चलो हम देखें जरा। यहाँ पे एक सिलेंडर है हमारे पास। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? सिलेंडर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? सिलेंडर के पास
3 सरफेस एरिया होते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 सरफेस एरिया होते हैं। 2 प्लेन सरफेस एरिया होते हैं, कर्व सरफेस एरिया। इसको हम S1 बोल दें, इसको हम S2 बोल दें, इसको हम S3 बोल दें। पता है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ये आउटवर्ड, S1 वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? आउटवर्ड, S2 वेक्टर। S3 की ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे S3 होगी, नीचे से बात कर रहे होंगे तो S3 यहाँ पे भी हो जाएगी। ये डायरेक्शन होती है। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये बात आपको वेक्टर में समझ में आ गई है। तो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट। स्केलर मतलब कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसका नाम ही काफी। कहते हैं नाम ही काफी है मेरा, समझ गए ना? नरेंद्र मोदी जी बोल दिया तो नाम ही काफी है। तो बच्चों स्केलर तो ठीक है, हमें वेक्टर की बात पूरे चैप्टर में करनी है, परंतु यार वेक्टर की बात होगी तो स्केलर तो अपने आप आ ही जाएगा। इसलिए आप जरा स्केलर के बारे में भी समझते रहना। अब टेंसर क्या होता है? टेंसर मतलब टेंशन होता है। टेंसर मतलब टेंशन होता है। टेंशन होता है क्या मतलब? कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। करंट जब हम बनाते हैं तो करंट की एक फिक्स डायरेक्शन दी जाती है। बिना एरो के कभी भी किसी भी सर्किट का करंट शो किया ही नहीं जाता। जब आप फिक्स डायरेक्शन दे रहे हो फिर भी आप कह रहे हो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों करंट की अपनी डायरेक्शन नहीं होती। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को चला हुआ मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां चलेंगे उसके अपोजिट करंट मानेंगे, उसकी अपनी क्या डायरेक्शन है, इसलिए हम करंट को क्या बोलते हैं? इसलिए हम करंट को स्केलर बोल देते हैं। परंतु यार उस डायरेक्शन फिक्स है, जिधर उधर चलेंगे इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनके जस्ट अपोजिट, तो कहीं ना कहीं तो फिक्स है। तो उन्होंने कहा यार कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि टेंसर क्या होता है? करंट टेंसर होता है। करंट क्या होता है? टेंसर होता है। आइदर वेक्टर आर स्केलर, मतलब डायरेक्शन फिक्स है परंतु फिर भी फिक्स नहीं है क्योंकि उसकी नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन जितना जा रहा है उनसे अपोजिट ली जाती है, तो उधर कुछ भी नहीं जा रहा होता है। तो पता है ये जो करंट होती है, दूसरी सुनिए, प्रेशर का फार्मूला पता क्या है? प्रेशर, यदि हम प्रेशर की बात करते हैं, हम यहाँ लिख दें, हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर देंगे तो आपको और अच्छे से दिखने लगा। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, फिर प्रेशर स्केलर कैसे हो गया? है ना? ऐसा कई बार लगता है ना, हालांकि नॉर्मली नहीं लगता। आपको पता है कि एफ वेक्टर है तो प्रेशर इंटू एरिया वेक्टर हो सकता है। किसी भी वेक्टर में एक स्केलर का इंटू किया जा सकता आसानी से। तो वेक्टर इंटू स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर होता है। ये एक और इन्फॉर्मेशन नोट करने वाली इन्फॉर्मेशन कि वेक्टर इंटू स्केलर, परंतु कंडीशन है स्केलर भी होता है और प्रोडक्ट, परंतु हमेशा इस वेक्टर इंटू स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर होता है ना? चेन तो वेक्टर इंटू वेक्टर में आता, कभी स्केलर आता कभी वेक्टर आता। पढ़ना है यार, हर चीज पढ़ना है, पूरी चीज समझनी है हमें। तो पता प्रेशर के बारे में भी कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी। तो प्रेशर जो है ना वो भी क्या होता है? जनरली टेंसर क्वांटिटी होती है, परंतु टेंसर से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको बात भी नहीं करनी। यदि वो पूछेंगे कि प्रेशर क्या है तो आपको स्केलर ही लिखना है, टेंसर नहीं लिखना बच्चों। टेंसर का नाम ही नहीं लेना। 11th क्लास में तो हम टेंसर की बात नहीं करेंगे, फिजिक्स के लिए हम टेंसर की बात नहीं करेंगे। टेंसर तो हम मैथ्स में पढ़ा करेंगे, परंतु ये हमारा ऑफिशियली इंट्रोडक्शन था ये 4 फिजिकल क्वांटिटी की। तो चलिए आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी वेक्टर में आप इंटर हो जाइए। तो चलिए बच्चों चलते हैं वेक्टर की दुनिया में। तो वेक्टर की दुनिया में किसी भी वेक्टर को शो करते हैं तो ऐसे शो करते हैं ए वेक्टर। आपको पता है ए वेक्टर नहीं, पता नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ए है। मतलब यहां पे यदि हम ये बात करें, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, जिसके ऊपर वो वेक्टर का साइन लगा है ना बच्चों, वो ही मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए। इसी को एक और तरीके से भी शो कर देते हैं, तो वो तरीका भी तो देख लो। ए वेक्टर में मॉड लगा दिया। यार हमारी फिजिक्स में जो डायरेक्शन होती हैं केवल 2 ही होती हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और एक नेगेटिव डायरेक्शन होती है।
यदि मॉड लगा दिया तो ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्शन खत्म हो गई। तो ये भी मैग्नीट्यूड ही है। आप मैग्नीट्यूड को अकेले ए से भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हो। ये भी मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड ही है, याद रखिए। अब एक सिंपल सी बात है, हमने ऐसा लिखा और ये हमने लिखा ए वेक्टर है। हमने एक और बना दिया, हमने यहां पे लिखा बी वेक्टर है। ये जो आपको लेंथ दिख रही है ना, ये मैग्नीट्यूड की बात करती है। ये जो लेंथ है ना, बी वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, ये है पूरा मैग्नीट्यूड। यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड है। तो आपको समझ गया ना, आपको समझ में आ गया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां से मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर। यदि आपका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड कम है तो आपको छोटा बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वाली बात भी देख लो। यदि ये ए वेक्टर है तो हम इसे ऐसे ही शो करेंगे, मतलब आप ऐसा मत सोचना कि इधर जा रहा तो ऐसे बना दें, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो अब किसी भी वेक्टर की यदि हम बात करते हैं, जो स्टार्ट पॉइंट रहता है ना, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट को यहाँ पे हम टेल बोलेंगे, और जो एंड पॉइंट है ना, ये पूरे टेल है, एंड पॉइंट जहाँ पे कोई वेक्टर खत्म हो रहा है, एंड पॉइंट को हम बोलेंगे हेड। ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। जहाँ से स्टार्ट लेता है उसे टेल बोलते हैं, जहाँ पे खत्म होता है उसे हेड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा बड़ी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी वेक्टर बना सकते हैं, ये डायरेक्शन है, ऐसा ही बना सकते हैं। छोटे मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, ये बड़े मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है। तो आपको मैग्नीट्यूड वाली बात भी समझ में आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो आप जरा, ये काम की बात है, इसे समझिए, क्योंकि ये हम पूरे टाइम फिजिक्स में यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन में ही वेरी इंपॉर्टेंट बात। देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है ये है बी वेक्टर। बच्चों देखिए जरा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो पता हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। ऐसा नहीं है कि इक्वल वेक्टर के लिए पास पास ही होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जैसे 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 ये वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स पे नहीं लगाते, वाई वेक्टर है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन वाले इक्वल वेक्टर। मतलब यदि हमें ए वेक्टर को यहाँ पकड़ के खींच के इधर ले आना, इसे पकड़ के खींच के यहाँ ले आए ना, तो इसे भी हम ए वेक्टर ही बोलेंगे। मतलब इस वेक्टर को आप पकड़ के खींच के यहाँ ला सकते हो, डायरेक्शन चेंज मत करना, मैग्नीट्यूड चेंज मत करना, है ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे तो वो सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। तो पता है ये वेक्टर है हमारे पास, इस वेक्टर को यहाँ से पकड़ा, खींचते खींचते यहाँ ले आए, तो यही सेम वेक्टर है। सेम वेक्टर हम क्या बोलेंगे, सेम वेक्टर। ये वेक्टर सेम वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर्स हो गए। तो हम किसी भी वेक्टर को आगे पीछे खींच के ले जा सकते हैं, परंतु क्या क्या नहीं करते हम, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं। समझे आप, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक खींच के ले जा सकते हैं। बाकी हम टाइप पढ़ेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब एक और बात समझो यार, ये बात आपको समझ में आई, ये बात भी आपने समझी, ये भी तो सब समझने वाली बात है। कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको लिखना चाहिए। देखो जरा, ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ें। हाँ, ये सब चीज़ें फिजिक्स की टूल हैं, पैच पे स्क्रू हैं कसने वाले। तो समझिए, इन चीज़ों को समझना ही चाहिए आपको। मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, हमें ए वेक्टर का माइनस चाहिए, नेगेटिव ए वेक्टर चाहिए। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, माइनस ए वेक्टर। क्या करोगे आप, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे, परंतु डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे, 180 डिग्री कर दोगे उसे। मतलब इस वेक्टर को आप क्या करो, इस वेक्टर को आप इस तरफ ले जाइए, मैग्नीट्यूड सेम रहने दीजिए, ये आपका माइनस ए वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड सेम है, थोड़ा छोटा बना दिया हमने, हो गया। मैग्नीट्यूड सेम है तो किसी भी वेक्टर का, मान लो ये वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर,
आपको माइनस बी वेक्टर चाहिए तो आप इधर ले जाइए, ऐसे कर दीजिए, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अरे उधर ले जाने की जरूरत नहीं है यार, ये बी वेक्टर है, बिल्कुल ऐसे ही कैसा यहां बना दो तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए केवल हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, बस बस बस, केवल डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है तो हमें नेगेटिव वेक्टर मिल जाता है। तो आपको ये नेगेटिव वेक्टर बनाने की तरीका पता लगा, मेथड पता लग गई। इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, सेम वेक्टर है ना, अपोजिट वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर एक दूसरे से कितने डिग्री पे रहते हैं? 180 डिग्री पर। अरे यार ये बात जब डिग्री की बात की है तो दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल बता देना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, कैसा। समझिए आप, हमारे पास एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, एक वेक्टर है ये हमारे पास बी वेक्टर। आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच यदि यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा है, क्या अल्फा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है? नो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अल्फा दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि यार इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन के बीच एंगल आता है। समझिए बच्चों, डायरेक्शन के बीच एंगल आता है, ये होगा एंगल, ये होगा एंगल। इसे हमने आगे ले आए तो ये वेक्टर यहां आ गया। किया क्या हमने? तो जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? टेल टू टेल मिलाते हैं, मिलाना पड़ता है, उसे खींच के ले जाओ, आप सेम वेक्टर बनाओ, या हेड टू हेड मिलाते हैं, हेड टू हेड, या तो टेल से टेल मिलाएंगे या फिर हेड से हेड मिलाएंगे, तो फिर हमें वेक्टर के बीच का एंगल मिलेगा। अब हम इसी को थोड़ा सम करके देखते हैं। ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर। हम आगे बढ़ें, इस वेक्टर को पकड़ के खींचते हुए ले जाओ। ये बी वेक्टर तो आपका बना था, इस वेक्टर को आपने क्या किया? पकड़ के खींचते हुए यहां ले आए। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। आपने क्या किया? आपने टेल से टेल मिलाई और इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। समझिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। हम एक काम भी कर सकते हैं, हम इस वाले वेक्टर को नीचे ले आए, ये वेक्टर है, इस बी को पकड़ के नीचे ले आओ, बी को पकड़ के नीचे ले आओ, ये भी एंगल वही होगा। देखो ना, इसे पकड़ के नीचे ले आएंगे, इसे पकड़ के नीचे ले आएंगे, परंतु इससे मिलाना पड़ेगा हमें। इससे मिलाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा ऐसा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो समझिए, तो आपको जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना होगा, जब भी दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? टेल से टेल मिलाओगे, हेड से हेड मिलाओगे बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात और करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी बात और करनी ही पड़ेगी। देखिए जरा, थोड़ी सी बात करने के लिए हम क्या करें, इसे भी मिटा देते, चलो थोड़ा सा सफाई अभियान कर दो। तो आपको क्या बताया हमने कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेल से टेल मिला। अरे वो ताल से ताल था ना, उसकी वजह से बोला हमने। तो पता है बच्चों, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हो गया बी, और ये वेक्टर हो गया सी। यार हमें सबसे पहले एंगल बिटवीन निकालना है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप इस बी को खसकाते हुए टेल के पास ले आइए, तो ये आपका हो गया ए वेक्टर, और इस बी को पकड़ के खींच के यहाँ ले आए, ये आपका हो गया बी वेक्टर। ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। समझ में आई आपको? दोनों के बीच का ये एंगल हो गया है। अब यदि मान लो हमें चाहिए एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। यार बी वेक्टर ये है, बनाओ, ये बी वेक्टर है, इधर नीचे 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 देखिए, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो सी वेक्टर को आप एक काम करिए, या तो पकड़ के ऊपर ले जाइए या इधर ऐसे बना दीजिए, ये सी वेक्टर हो गया। हमने इसको पकड़ के खींच के इधर ले आए, हेड से हेड मिला तो भी उनके बीच का एंगल बन गया है। अब एक और चीज़ पूछ ली इन्होंने,
एक और चीज पूछ ली, और वो उन्होंने क्या पूछा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर देखिए और सी वेक्टर देखिए, ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। आप सुकून से, बिल्कुल सुकून से ए वेक्टर बना लीजिए। फिर इस सी वेक्टर को उठा के ले आओ, इसकी टेल से इसकी टेल मिला दो, तो देखो बच्चों ये आपका हो गया सी वेक्टर, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो जब हमें दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना होता है तो हमें किसी भी हालत में टेल से टेल मिलाना पड़ता है और हेड से हेड मिलाना पड़ता है, तो हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल मिल जाते हैं। तो बच्चों एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। चलिए आगे की बातें करते हैं।